Hello, my dear students. How are you? I hope you must be in very high spirits. I welcome you all to Sani Physics classes. I am Professor H.R. Sani. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स से घबराना बिल्कुल नहीं. लेट अस मास्टर फिजिक्स. तो आज का टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का जो टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ. इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर है 11 और एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन के लिए ये है वीडियो नंबर 3. इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो डाले थे तो उनमें हमने अप्लाई किया था एम्पियर सर्कुलर लॉ को टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू ए गिवन कंडक्टर कैरिंग करंट. आज जो हमने करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप अपना पेन निकाल लो, कॉपी निकाल लो और लिखना शुरू करो. सो लेट अस स्टार्ट. द क्वेश्चन इज ए लॉन्ग solid cylinder, a long solid cylinder carries current of varying current density, varying V-A-R-Y-I-N-G, varying current density given by J equal to alpha R, where alpha is a constant, and R is the distance, small r is the distance from the axis of the given cylinder, distance from the axis of the given cylinder. Find the magnetic field induction. Find the magnetic field induction, that is capital B, induction capital B, at any point. Number 1, inside this cylinder, inside the given cylinder. Number 2, outside the given cylinder, outside the given cylinder. So that is the question. इससे पहले वीडियो में मैंने सिलेंडर्स के कारण ही निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, लेकिन उसमें जो करंट था दैट वाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन सिलेंडर. बट हियर द करंट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. द करंट डेंसिटी इंक्रीजेज as R increases. What is R? R is the distance from the axis of the given cylinder. और जब R की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो J यानी कि करंट डेंसिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है. तो जब R इंक्रीज करेगा तो J इंक्रीज करेगा. यू कैन से दैट J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. तो यहाँ पे इस आर्टिकल में और इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें फ़र्क यह है कि वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन थी करंट की दैट वाज यूनिफॉर्म, और यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि करंट डेंसिटी जो है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट, दैट इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द गिवन सिलेंडर इंक्रीजेस. सो लेट अस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू दिस सॉलिड सिलेंडर. तो उसके लिए देखिए बेटा जी, मान लो आपके पास ऐसे एक लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है. ये उसकी मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ. ऊपर मैं ऐसे डॉटेड बनाता हूँ, नीचे डार्क, ऊपर डॉटेड और नीचे ऐसे डार्क, और फिर यहाँ पे मैं क्रॉस सेक्शन बना देता हूँ और
उसके नीचे फिर इसको मैं डार्क प्रोड्यूस करता हूं, क्योंकि ये जो सिलेंडर है दिस इज वेरी लॉन्ग, सो आई कैन से दैट दिस पॉइंट इज एट इन्फिनिटी, this point is also at infinity, this point is at infinity, and this point is also at infinity. This is the axis of the given cylinder, ये वाली. तो अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, it is flowing in the upward direction, that means in the outward direction, और उसकी करंट डेंसिटी जो है that is on the increase. तो हम क्या करेंगे, just to show that the current density increases with distance, मैं पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रखूंगा, फिर मैं एक लाइन और ड्रॉ करूंगा और डिस्टेंस थोड़ा कम कर दूंगा, और फिर मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा, डिस्टेंस और कम कर दूंगा, और फिर एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ और डिस्टेंस दोनों लाइनों में और कम कर देता हूँ. ये डिस्टेंस जो है दैट इज ए मेजर ऑफ द करंट डेंसिटी. सो पास होने का मतलब कि करंट डेंसिटी इज ऑन द इंक्रीज. Likewise, I can draw the lines on this side also. ये पहले थोड़ी ज़्यादा दूर, फिर उसके पास डिस्टेंस कम कर देना है, और फिर और थोड़ा डिस्टेंस कम कर देना है, और फिर थोड़ा और डिस्टेंस कम कर देना है. तो 3-4 लाइनें मैं इस तरफ ही ड्रॉ कर देता हूँ. तो द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस थ्रू होल ऑफ द सिलेंडर. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन दिस केस इज नॉट यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन सिलेंडर. और बेटा जी इसका रेडियस है कैपिटल आर, ये वाला रेडियस है कैपिटल आर. ये कह लो यहाँ कहीं भी आप एक्सेस से सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोलेंगे, दैट इज कैपिटल आर. अब इसके कारण हमने निकालना है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, आउटवर्ड डायरेक्शन करंट. तो पहला जो पार्ट है हमने निकालना है टू find magnetic induction, that is capital B. Number 1, at a point inside the cylinder, at a point inside the cylinder, inside the cylinder. Inside the cylinder. इसका मतलब अगर मैंने r डिस्टेंस पे निकालना है तो r इज लेस देन r, दैट इज r इज लेस देन r. तो ये पहला केस आ गया. अब देखिए बेटा जी करना क्या है, वी हैव टू अप्लाई एम्पियर सर्कुलर लॉ, और उसको अप्लाई करके हमने b की वैल्यू निकालनी है एट एनी पॉइंट इनसाइड. तो मान लो ये जो एक्सिस है इससे यहाँ पे r डिस्टेंस पे ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है p, जिस पॉइंट पे ये डिस्टेंस हो गया स्मॉल r. इस पॉइंट पे मैंने निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितनी है. तो देखिए मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, बहुत आसान है. एम्पियर सर्कुलर लॉ को अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकालना बहुत आसान. इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एम्पियर सर्कुलर लॉ इज वैलिड फॉर एसिमेट्रिकल एज वेल एज सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशंस, बट इट इज़ मोर यूजफुल व्हेन द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल. तो क्यों सिमेट्रिकल होने का ये फायदा होता है कि जो एम्पीरियन लूप है वो हम आसानी से अज्यूम कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. और एम्पीरियन लूप को किसको कहते हैं, एक आप कह सकते हैं कि 2 डायमेंशनल कर्व अराउंड द करंट डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट the value of B, the magnitude of magnetic field induction at all points on it is the same. और उसकी जो डायरेक्शन है that you know is always tangential to the magnetic field line. तो एक तो हमने एम्पीरियन लूप चूज करने में आसानी रहनी चाहिए. नंबर 2, फिर हमने क्या करना है कि जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है वो इस तरीके से लेना है कि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर में, बी वेक्टर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर और डीएल वेक्टर मीन्स लाइन सेगमेंट वेक्टर, उनमें एंगल या 0 डिग्री आ जाए या 180 आ जाए, प्रेफरेबली 0 डिग्री. वो कब आ सकता है, व्हेन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन. क्योंकि बी की डायरेक्शन में हमारा कोई हाथ नहीं है, वो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है. लेकिन जो डीएल की डायरेक्शन है वो हम खुद चूज कर सकते हैं, क्योंकि हम वो जो एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना है उसकी डायरेक्शन हम आसानी से अपनी आसानी से चूज कर सकते हैं. और वो जो लाइन एलिमेंट आता है, लाइन सेगमेंट आता है, दैट इज लॉन्ग द टेंजेंट टू द एम्पीरियन लूप, और उसकी डायरेक्शन उसी तरफ हम लेते हैं जिस तरफ हमने एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन ली है. और हम फिर एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन से ये डिसाइड करते हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है एम्पीरियन लूप के अंदर, जो करंट इज
एनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। वो मैंने आपको अच्छी तरह बताया था कि हम राइट हैंड कर्ल रूल अप्लाई करते हैं, सो वी विल अप्लाई हियर आल्सो। तो ऐसा है बेटा जी कि ये जो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट है, लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंडर, इट इज नथिंग बट यू कैन से इट्स ए थिक वायर एंड यू नो दैट the magnetic field due to a long straight conductor or wire carrying current जो होता है that is कैसी शेप होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, सर्कुलर शेप होती है, कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं। सभी जो सर्कल बनते हैं एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम दी कंडक्टर और दी वायर, उनका सेंटर सभी का कंडक्टर पे होता है। यहाँ पे वो कंसेंट्रिक सर्कल ही बनेंगे और उनका सेंटर जो होगा दैट विल बी ऑन द एक्सिस ऑफ द गिवन सॉलिड सिलेंडर। तो ऐसे करके मैं एक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूँ और अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूँ, दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी, अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूँ, देखो बेटा जी ऐसे करके करंट ऊपर की तरफ है तो आई कीप माई थंब लाइक दिस और फिंगर्स को ऐसे ही, सो दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री, और फिर मैं उंगल्स को ऐसे कर्व करूं, अपनी फिंगर्स को कर्ल करूं इन द डायरेक्शन ऑफ, यू कैन से दिस थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द फिंगर्स विल कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आप देख सकते हैं करंट ऊपर की तरफ है, जब मैं अपने थंब को ऊपर करता हूं, फिंगर्स को ऐसे कर्ल करता हूं तो दे कर्ल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट मीन्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगी कैपिटल बी, दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट टू दिस लाइन और इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। तो किसी भी पॉइंट पे यहां पे निकालनी है तो ऐसे, यहां पे बी निकालना है तो ऐसे, यहां पे बी निकालना है तो ऐसे, किसी पॉइंट पे बी निकालना है, सो दैट इज अलोंग द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैं चूज करूंगा एम्पीरियन लूप और अपनी आसानी से मैं इसी लाइन को एम्पीरियन लूप भी चूज कर लेता हूं और उसकी डायरेक्शन भी यही ले लेता हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एम्पीरियन लूप। दैट मीन्स ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है इट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन एज वेल एज एम्पीरियन लूप, सो दिस इज एम्पीरियन लूप आल्सो, एम्पीरियन लूप। और अब देखिए ये जो करंट है इसमें से फ्लो कर रहा है, इट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो अब हमें देखना है कि ये पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। तो उसके लिए देखो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे इकट्ठे करके रखो, थंब को ऐसे परपेंडिकुलर रखो और फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ एम्पीरियन लूप। अब देखिए मैंने जो एम्पीरियन लूप लिया दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आई एम कर्लिंग माई फिंगर्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जिस तरफ मेरा थंब है उस तरफ जो करंट फ्लो करेगा दैट इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव, और अगर उसके उल्ट होगा तो दैट इज टू बी टेकन एज नेगेटिव। अगर ये करंट नीचे की तरफ होता तो मैं इसको नेगेटिव लेता, लेकिन क्योंकि ये ऊपर की तरफ है तो आई विल टेक इट एज पॉजिटिव। और ये मैंने क्यों किया, कैसे कर लिया, आई हैव टेकन द डायरेक्शन ऑफ द एम्पीरियल लूप टू बी द सेम एज दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उससे ये करंट जितना भी है फ्लो कर रहा दैट इज पॉजिटिव। और जो line segment है vector dl that will also be in the same direction, that means at the point p b vector and dl vector they are in the same direction, or you can say the angle between these two vectors is 0 degree। तो मैंने ऐसे चूज किया एम्पीरियन लूप को so that the angle between b vector and dl vector is 0 degree। Now I will apply Ampere's circular law, and according to Ampere's circular law, line integral of the magnetic field, that is B dot dl around the Amperian loop equal to mu times mu naught, लेकिन मैं यहाँ पे mu लूंगा because this observation point is inside the material of the cylinder, and therefore this absolute permeability will be that of the material of the given cylinder। ये किसी मेटल का बना होगा तो इसका मतलब जो म्यू है it is the permeability of the material of the given cylinder, means of the metal of which it is made of। So mu times in means current enclosed by the Amperian loop। अब मैं वैल्यू निकालूंगा I in की,
और उसके लिए बेटा ध्यान से समझो, यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया कि J इज अल्फा आर। अगर हम एक्सेस के पे बात करें, R 0 हो गया ऑन दी एक्सिस, तो J भी 0 हो गया। ज्यों ज्यों R बढ़ता जाएगा ऑन आइदर साइड, वेदर ऑन लेफ्ट साइड और ऑन राइट साइड, ज्यों ज्यों R बढ़ता जाएगा J की वैल्यू बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों करंट बढ़ता जाएगा। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। तो अगर वो बढ़ता गया तो टोटल करंट भी बढ़ता जाएगा। सो वो करंट निकालना हमने IN। सो लेट अस सी हाउ कैन वी डू दैट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए बेटा जी, टू फाइंड IN लेट अस कंसीडर द टॉप व्यू ऑफ द गिवन सॉलिड सिलेंडर। ये टॉप व्यू का मतलब ऊपर से देखना है। जैसे ये सिलेंडर है, अब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे सर्कल नजर आएगा, ये क्रॉस सेक्शन नजर आएगी, और इसका रेडियस है कैपिटल R। अभी मैं मार्क करूंगा कैपिटल R। ये जो है ये चीज मैं बना रहा हूं, और इसमें से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो है दिस इज द एक्सिस ऑफ द गिवन सिलेंडर, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, एक्सिस ऑफ द गिवन सिलेंडर, ऑफ द गिवन सिलेंडर। और ये जो इसका सेंटर है, ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये मान लो यहां पे, ये इसका सेंटर है, ये वाला चीज ये है। तो ये वाला डिस्टेंस जो है दिस इज इक्वल टू कैपिटल R। अब मैं क्या करता हूं कि आई टेक ये जो पॉइंट है यहां पे P, यहां तक मैंने देखना है कितना करंट है IN, टोटल कितना करंट बनता है। तो उसके लिए मैं एक रिंग लेता हूं, ऐसे एलिमेंट्री रिंग, जिसका रेडियस है x और थिकनेस है dx, लाइक दिस। ये बहुत कम थिकनेस, एलिमेंट्री थिकनेस, और ये जो है इसका रेडियस हो गया x और थिकनेस होगी इसकी dx। तो इसको ऐसे शेड कर दो थोड़ा ऐसे करके। सो दिस इज एन एलिमेंट्री रिंग मेड ऑफ द सेम मटेरियल एज दैट ऑफ द सिलेंडर, और इसकी थिकनेस ये जो है दिस इज dx। इतना इतना x है यहाँ तक, और ये चीज़ जो है दिस इज dx, और ये टोटल है कैपिटल R। हमने जो देखना है निकालना है, ये पॉइंट है हमारा P, और इसका डिस्टेंस है यहाँ तक स्मॉल r। तो हमने देखना है स्मॉल r तक कितना करंट है विच इज एनक्लोज बाय द एम्पीरियन लूप, क्योंकि ये जो एम्पीरियन लूप है इसका रेडियस किसके बराबर है? इक्वल टू स्मॉल r। और वो निकालने के लिए मैंने यहाँ पे ये लिया छोटा सा। तो मान लो इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू दिस एलिमेंट्री रिंग, सो लेट करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट्री रिंग इक्वल टू DIN, then DIN will be equal to J into area of the elementary ring। क्योंकि करंट क्या होता है? करंट डेंसिटी इज करंट ओवर एरिया, तो देयरफॉर करंट विल बी इक्वल टू करंट डेंसिटी इनटू एरिया। तो एरिया ऑफ द एलिमेंट्री रिंग। अब देखिए बेटा जी इसका एरिया कितना है, ये आ गया J। व्हाट इज J इक्वल टू? मैंने आपको बताया इट इज इक्वल टू अल्फा इंटू R, और यहां पे R कितना हो गया? फॉर दिस रिंग R इज इक्वल टू X। Note this point please, very very important point. I am taking the radius of this elementary ring to be x, so that is why I am taking R equal to x। तो ये आ गया अल्फा x, ये आ गया J into area। अब देखिए बेटा जी, अगर मैं इसको निकाल लूँ, ऐसे ब्लेड लूँ, यहाँ पे ऐसे लगा लूँ यहाँ पे, और रिंग को बाहर निकाल लूँ, फिर रिंग को काट दूँ और उसको स्ट्रेच कर दूं, तो इट विल बिकम ए रेक्टेंगल लाइक दिस। ऐसे करके ये रेक्टेंगल बन जाएगी। इसका एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है, ये आसान तरीका है। ये रेक्टेंगल बन गई, मैंने क्या किया कि जैसे ये मान लो पेपर का बना हो, तो यहाँ से मैं ब्लेड रखूँ, ऐसे काट लूँ, फिर ऐसे करके इसकी सरकमफ्रेंस के अलाउंग काट लूँ, फिर बाहर निकाल लूँ, और मेरे पास ये गोल रिंग आ गया, उसको ऐसे ब्लेड से काट लूँ, अगर पेपर का बना, फिर ऐसे स्ट्रेच कर दूँ, तो इट विल बिकम ए रेक्टेंगल लाइक दिस, जिसकी लेंथ जो होगी वो इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। और क्योंकि इसका रेडियस x है तो सरकमफ्रेंस होगी 2πx, और ब्रेड्थ इसकी कितनी होगी रेक्टेंगल की? जितनी इसकी थिकनेस है, एंड दैट इज dx। नाउ यू नो दैट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इज 2πx, ब्रेड्थ इज dx। तो यहाँ पे आ गया 2πx इंटू dx। ये बेटा जी बन गया इक्वल टू 2 पहले लिख लो, पाई पहले लिख लो, 2 पाई,
फिर आ गया अल्फा, 2 आ गया, पाई आ गया, अल्फा आ गया, x इंटू एक्स, ये आ गया एक्स स्क्वेयर, और साथ में आ गया dx। तो ये आ गया din। din मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, जैसे dt मीन्स स्मॉल टाइम, dx मीन्स स्मॉल डिस्टेंस, dv मीन्स स्मॉल वेलोसिटी एंड सो ऑन। तो ये स्मॉल करंट है, लेकिन जब in निकालना तो आई विल इंटेग्रेट दिस, सो देयरफॉर in इक्वल टू इंटेग्रल din एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसका नाम रख लो आप इक्वेशन नंबर 2, ये जो, क्योंकि मैंने इसको जो सेकंड केस है उसमें भी यूज करूंगा मैं इसी चीज को। in इक्वल टू इंटेग्रल din, अब din की वैल्यू पुट करो, 2 पाई अल्फा एक्स स्क्वेयर dx। अब देखिए बेटा जी, मैंने करंट निकालना है अप टू डिस्टेंस r, तो देखिए x कहां से मैंने लिया, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ दिस गिवन सिलेंडर, यहां से लिया है। तो जब मैंने r पॉइंट तक पहुंचना है तो x की वैल्यू जो है दैट विल इंक्रीज फ्रॉम 0 टू r। तो जो लिमिट्स आएंगी x की, क्योंकि यहां पे 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट, वेरिएबल है x, मैंने इंटेग्रेट करना बिटवीन द लिमिट्स x इक्वल टू 0 to x equal to small r. What is small r? Distance of the observation point from the axis of the given cylinder. So, or you can say that in equal to you can say, you can write here din, and this is in, and here you can write din. din मीन्स, इन का मतलब करंट इनक्लोज्ड, इसको हम आई भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जस्ट टू ले स्ट्रेस ऑन दिस दैट दिस इज द करंट इनक्लोज्ड इनसाइड द एम्पीरियन लूप, आई राइट हियर इन। सो in विल बी इक्वल टू, ये देखिए 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट, 2 पाई अल्फा इंटेग्रल x वेरीज फ्रॉम 0 टू r, x इक्वल टू r, और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वेयर dx, दिस इज इक्वल टू 2 पाई अल्फा एक्स क्यूब बाई 3, एक्स रेज टू पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1, और लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू r। अब लिमिट्स पुट करते हैं तो ये आ गया 2 पाई अल्फा डिवाइडेड बाई 3, ये तो नीचे आ गया, और यहाँ पे आएगा r क्यूब माइनस 0 क्यूब, तो दैट विल बी इनटू r क्यूब। सो दैट इज in. So let us call this as equation number 3. Putting this value of in equation 1, we get left side पे आ गया integral b dl cos 0 degree, because angle between v vector and dl vector, as I told you, is 0 degree, equal to mu into 2 pi alpha by 3, 2 pi alpha by 3 into r cube, or you can say that because b is constant, और जब हम इंटेग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट बार निकाल सकते हैं, यूनिफॉर्म है ये, तो b बार आ गया और इंटेग्रल आ गया dl, बिकॉज cos 0 डिग्री इज 1, इक्वल टू म्यू इंटू 2 पाई अल्फा बाई 3 इंटू आर क्यूब, और यू कैन से दैट, ये बेटा जी आ जाएगा, और b इंटू, आप देखिए ये dl क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट्री लाइन सेगमेंट, और मैंने पूरे एम्पीरियल लूप को ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट लिया और फिर सबकी लेंथ को ऐड कर दिया, दैट विल गिव मी द टोटल लेंथ और सर्कमफ्रेंस ऑफ द एम्पीरियन लूप। सो b, this will be 2 pi r, this is the circumference of the Amperian loop, integral dl equal to, ये आ जाएगा म्यू इंटू 2 पाई बाई 3, यहाँ पे अल्फा भी आ गया और साथ में आ गया आर क्यूब, दिस 2 will go with 2, pi will go with pi, and therefore b will be equal to, we will get capital B equal to, ये r नीचे ले गए इस तरफ हम, तो क्या आ जाएगा, म्यू अल्फा आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 स्मॉल r, म्यू अल्फा आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 स्मॉल r। अब एक r यहाँ कैंसिल होकर रह गया r स्क्वायर, एंड देयरफॉर b विल बी इक्वल टू म्यू अल्फा आर स्क्वायर, म्यू अल्फा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3,
and that is the formula for the magnetic field induction at any point inside the given solid cylinder. Now what is mu? Mu is the absolute permeability of the material of this cylinder. और अगर इसकी relative permittivity हो mu r, then you know that mu r equal to mu over mu naught. Remember, the relative permeability of a material is defined as the ratio of the absolute permeability of that material to the absolute permeability of free space, that is vacuum. So therefore mu r equal to mu over mu naught, or mu equal to mu naught into mu r. So I can write here, इसका नाम आप रख लो equation number 4, or I can say that B equal to mu naught into mu r अल्फा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3. ये आगे फार्मूला फॉर दी. अगर न्यूमेरिकल में आपको म्यू आर नहीं दिया तो यू कैन यूज ओनली म्यू नॉट हियर, फिर ये यूज करने की जरूरत नहीं. लेकिन अगर ये दिया म्यू आर तो हमें यूज करना चाहिए फार्मूला बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू आर स्क्वायर बाई 3. इसकी वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर. ये वैल्यू आपको हमेशा याद रहनी चाहिए. तो ये आ गया फार्मूला. अब देखिए यहाँ पे ये वाली इक्वेशन देखो या ये वाली देखो आप, म्यू अल्फा बाई 3 इज कांस्टेंट, म्यू नॉट mu r alpha by 3 is constant. So therefore at any point inside the given solid cylinder B proportional to r square. That means as the value of r increases, the value of B, that is magnetic field induction, also increases. That is inside the given solid cylinder. अब मैं स्पेशल केसेस ले लेता हूं इसमें. तो पहला केस है केस 1, स्पेशल केसेस. Case 1, when r equal to 0, r equal to 0, so therefore from equation 4 or equation 5, you can call this as equation 5, b will be equal to 0, r 0 put करोगे तो b will be 0. और case 2, if small r equal to capital R, that means if the observation point is on the surface of this, तो यहाँ पे अगर पॉइंट होगा तो ये जो बन जाएगा this will be equal to radius of the given solid cylinder. So therefore B will be equal to mu alpha capital R square divided by 3. ये मैंने पुट कर दिया बेटा यहाँ पे, स्मॉल r की जगह क्या पुट कर दिया, कैपिटल R. तो mu alpha R square divided by 3, which of course is maximum. ये maximum value आ गई. So that gives us the magnetic field induction at any point inside the given solid cylinder. Okay, now I come to any point outside the given solid cylinder. यहाँ पे आ गया, मान लो ये दूसरा पॉइंट है. यहाँ पे दूसरा केस जो है केस 2, when the point lies outside, that means now I come to the case, second case, when r greater than r, when small r is greater than capital R. तो मान लो फील्ड है कैपिटल B, यहाँ पे B. अब यहाँ पे जो हमने ड्रॉ करनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो ऐसे आएगी, बड़ी लाइन बन जाएगी जिसका रेडियस होगा इक्वल टू स्मॉल r, विच इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन कैपिटल R. तो अगर मैं आप इसकी टॉप व्यू लूंगा, सो दैट विल बी लाइक दिस. ये ऐसे करके बेटा जी बनेगी, ऐसे करके. ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन सिलेंडर, इसका रेडियस है कैपिटल R. पॉइंट जो लेना मैंने अब मान लो यहाँ पे लिया, तो ये डिस्टेंस है स्मॉल r विच इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R. और ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और इसी को मैंने चूज़ कर लिया एम्पीरियन लूप. और जैसे कि मैंने आपको समझाया है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, जैसे पहले समझाया बिल्कुल वैसे ही. तो यहाँ पे जो पॉइंट P है, ये जिसका कि डिस्टेंस R है यहाँ तक, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट टू दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन. और क्योंकि मैंने इसी को चूज कर लिया एम्पीरियन लूप, तो जो dl वेक्टर आएगा दैट विल आल्सो बी इन द सेम डायरेक्शन, एंड देयरफॉर द एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड dl वेक्टर इज 0 डिग्री. एंड देयरफॉर आई विल से दैट अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किल लॉ, इंटेग्रल b डॉट dl, जिसका नाम मैंने इक्वेशन 1 रखा हुआ है, ये b डॉट dl, ये इक्वेशन सेम है, b डॉट dl
इक्वल टू, अब यहां पे मैं म्यू नॉट लिख दूंगा। क्यों लिखूंगा म्यू नॉट? बिकॉज नाउ द पॉइंट इज आउटसाइड। ऑफ कोर्स यहां तक जो है इसका मटेरियल है, आगे एयर या वैक्यूम है, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी आई टेक द वैल्यू ऑफ म्यू टू बी इक्वल टू म्यू नॉट राइट अप टू द पॉइंट पी इनटू आई इन। अब बेटा जी मैंने आई इन निकालना है, और आप देख सकते हैं, ये देखिए बेटा जी, इसी तरफ एम्पीरियन लूप है और इसी तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सो दैट बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। अब देखिए ये सारी की सारी जो क्रॉस सेक्शन है इस सिलेंडर की, ये इसके अंदर आ गई एम्पीरियन लूप के। दैट मीन्स आई इन इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन सॉलिड सिलेंडर। सो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? वेयर कैपिटल, where I in equal to total current flowing या enclosed by the Amperian loop, and it is equal to total current flowing through the given cylinder, total current flowing through the given cylinder, or to find its value I will integrate the same equation। लेकिन अब मैं लिमिट्स क्या लूंगा? I will take the limits from 0 to कैपिटल आर, पूरी लिमिट्स 0 टू कैपिटल आर। वैसे ही जैसे मैंने वहां पे बनाया था एलिमेंट्री रिंग ऐसे करके, ये देखिए मैं एक बार फिर ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे ये रेडियस है कैपिटल आर, ये एक्सिस है सिलेंडर की, ये सेंटर है क्रॉस सेक्शन का। तो यहाँ पे मैंने बनाया था एलिमेंट्री रिंग जिसका रेडियस मैंने लिया था एक्स और थिकनेस ली थी मैंने डी एक्स। फिर मैंने इसका एरिया निकाला था 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। तो जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा था दैट वाज जे इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, जिसका नाम मैंने क्या रखा था? डी आई इन, स्मॉल करंट एनक्लोज बाय द एम्पीरियन लूप, जे इंटू दिस इज इक्वल टू जे की वैल्यू है अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा एक्स है, जे इक्वल टू अल्फा आर। तो यहाँ पे मैं मान लो अल्फा एक्स पुट करता हूँ पहले, अल्फा एक्स इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स, ये बिल्कुल वैसे कोई फर्क नहीं। तो ये आ गया इक्वल टू 2 पाई अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड देयरफॉर आई इन विल बी इक्वल टू इंटेग्रल आई इन इक्वल टू इंटेग्रल डी आई इन, एंड दैट विल बी इक्वल टू, और यू कैन से दैट आई इन इक्वल टू, ये आ जाएगा इक्वल टू इंटेग्रल डी आई इन इज 2 अल्फा एक्स स्क्वायर 2 पाई अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। लेकिन वहां पे लिमिट्स मैंने ली थी फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू स्मॉल r। हियर द लिमिट्स विल बी टेकन फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू कैपिटल R, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरा ये लेना है, जितना भी ये सिलेंडर है इसकी क्रॉस सेक्शन है, और देयरफॉर द डिस्टेंस x वेरीज फ्रॉम 0 टू r यहाँ तक। सो ये आ जाएगा इक्वल टू 2 पाई अल्फा कांस्टेंट इंटेग्रल 0 टू कैपिटल R, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू R, x square dx, and this is further equal to 2 pi alpha यहाँ पे आ गया x cube by 3, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू r, तो ये आ गया 2 पाई अल्फा डिवाइडेड बाई 3 r क्यूब। अब ये मैं वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, एंड देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 we get कैपिटल लेफ्ट साइड पे आ गया बी डी एल कॉस 0 डिग्री, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई इन, एंड व्हाट इज आई इन? 2 पाई अल्फा बाई 3 इंटू कैपिटल आर क्यूब। और लेफ्ट साइड पे बी आ गया बाहर, और यहाँ पे रह गया इंटेग्रल डी एल, क्योंकि कॉस 0 इज 1, एंड दिस इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट इंटू 2 पाई अल्फा बाई 3 इंटू आर क्यूब। और जैसे कि मैंने बताया ये बन गया b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू
म्यू नॉट इंटू 2 पाई अल्फ़ा ओवर 3 इंटू आर क्यूब। अब 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और ये स्मॉल आर नीचे चला गया। सो आई गेट कैपिटल बी इक्वल टू, कैपिटल बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अल्फा कैपिटल आर क्यूब, म्यू नॉट अल्फा कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 स्मॉल आर. So that is the formula for the magnetic field induction at any point outside the given solid cylinder. आप देख सकते हैं बेटा जी, म्यू नॉट कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट, आर क्यूब कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट. So which implies that B is proportional to 1 by R. Inside the cylinder, B proportional to R. Outside the cylinder, inside the cylinder, B proportional to R square. Outside the cylinder, B proportional to 1 by R. So that is the formula for the magnetic field induction at any point outside it. तो ये बेटा जी कंप्लीट हो गया. अब हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल बी बाय टेकिंग स्मॉल आर अलोंग एक्स एक्सिस एंड कैपिटल बी अलोंग वाई एक्सिस. तो ये देखिए बहुत आसान, ये इस तरफ मैंने लिया स्मॉल आर और इस तरफ मैंने लिया कैपिटल बी, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, एंड दिस इज द origin, that means the axis of the given cylinder. यहाँ से मैंने आर मापना है. तो आप देख सकते हैं कि सपोज करो यहाँ पे जो ये जो पॉइंट है, दिस इज आर इक्वल टू कैपिटल आर, और यहाँ पे आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो पहले डॉटेड, और अप टू आर इक्वल टू आर मैंने आपको बताया कि व्हेन आर इक्वल टू 0, ये देखो व्हेन आर इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0, एंड व्हेन आर इक्वल टू आर बी इक्वल टू म्यू अल्फा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, म्यू अल्फा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, विच इज मैक्सिमम. ये मैक्सिमम वैल्यू है, विच इज मैक्सिमम. और आउटसाइड यू नो दैट बी प्रोपोर्शनल टू, फॉर आर ग्रेटर देन आर, बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर. सो आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर आर लेस देन आर, बी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो ऐसे करके ये जब देखो b प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मीन्स एक वेरिएबल की पावर 1 है, दूसरे की 2 है, और जब एक वेरिएबल की पावर 1 और दूसरे की 2 हो, ग्राफ इज ए पैराबोला. तो ये ऐसे करके बनेगा, इसको हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला. इट विल बी लाइक दिस. और एट r इक्वल टू आर, उसके बाद क्या होगा, जब फॉर r ग्रेटर देन r, b विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस. तो ये बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक दिस. सो ये मिलाना नहीं है, इसको ऐसे पैरेलल कर देना है इसके. It should not touch the distance axis. It should become parallel to this like this. So this is the part when b proportional to r square. This continues up to r equal to r, and at r equal to r it becomes maximum. और ये जो b की वैल्यू है, ये मैंने आपको बताई अभी, म्यू अल्फा आर स्क्वायर बाई 3, म्यू अल्फा b मैक्सिमम है, ये b मैक्सिमम इक्वल टू म्यू अल्फा आर स्क्वायर divided by 3. You can write here mu naught also, that hardly matters. So ये आ गया b proportional to 1 by r. So as long as we are inside the given solid cylinder, b is proportional to r square at small r equal to capital R. That means on the surface of the solid cylinder, b becomes maximum equal to this value mu alpha r square by 3. And when we move outside the given cylinder, that means for distances small r greater than capital R, b is inversely proportional to r. So that is how b varies with r for this type of cylinder, which is a solid cylinder carrying current of varying current density. So that's all. That completes this article or video. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice time. Okay? Right.